RMI के बारे में बताता हूँ। सो RMI जो है इट्स अ टेक्नोलॉजी, जावा बेस्ड टेक्नोलॉजी, और RMI इज अ मिडलवेयर। मिडलवेयर हम यूज करेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि जो कम्युनिकेशन के लिए कोड लिखना पड़ रहा था हमें TCP और UDP का, उससे बचने के लिए या उसके बजाय हम लोग RMI को, मिडलवेयर को इस्तेमाल करें, ताकि TCP और UDP का जो कम्युनिकेशन वाला काम है एटलीस्ट वो हमारे लिए ऑटोमेटिक हो जाए। तो RMI जो है वो उसकी एक API यूज होती है java.rmi के नाम से, और इस API के थ्रू आप लोग जो है वो इस तरह के प्रोग्राम्स डेवलप कर सकते हैं जो कि आपको मेथड्स को कॉल करने में हेल्प करेंगे। एक कंप्यूटर पे अगर कोई मेथड बना हुआ हो तो दूसरे मशीन के ऊपर उस मेथड को आप कॉल कर सकते हैं वहां से। ठीक है, सपोज एक कंप्यूटर आपका कराची में रखा है और एक कंप्यूटर आपका हैदराबाद में रखा है, और आप जो है वो कराची में जो मशीन है, कराची में जो कंप्यूटर है उस पे कोई जावा का प्रोग्राम है, ठीक है, या जावा का कोई मेथड है, और वो आप अपने पास हैदराबाद में कॉल करना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप RMI टेक्नोलॉजी के थ्रू आप जो है उस मेथड को कॉल कर सकते हैं। मेथड जावा में मेथड कहते हैं, C++ में आप लोग उसको फंक्शन कहते थे, ठीक है, और प्रोसीजर भी कहते हैं इसको। पुराने टाइम में या ओल्ड डेज की बात करूं तो उसमें आप इसको प्रोसीजर भी कहते थे, प्रोसीजर फंक्शन ही होता है तकरीबन। सो बैकग्राउंड इसका थोड़ा सा देखें कि distributed systems require that computation running on different address spaces potentially and different hosts be able to communicate। तो ये वो चीज जो मैं अभी आपको बता रहा था कि कंप्यूटर्स के ऊपर अलग अलग प्रोग्राम्स पड़े हुए हों, ठीक है, और हम ये चाहते हैं कि वो आपस में कम्युनिकेट कर सकें, डेटा को एक्सेस कर सकें, ठीक है। तो अ, मतलब एक जावा का प्रोग्राम एक मशीन पे रखा है और दूसरी मशीन पे दूसरा प्रोग्राम है जावा का, और दे वांट टू कम्युनिकेट, दे वांट टू एक्सेस ईच अदर, डेटा एक्सेस करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए फिर हमारे पास बेसिक कम्युनिकेशन की जो मैकेनिज्म मौजूद है वो सॉकेट प्रोग्रामिंग है। ये चीज सॉकेट प्रोग्रामिंग के थ्रू हो सकता है कि आप एक प्रोग्राम को या डेटा को एक्सेस करें दूसरी मशीन से, और उसका अल्टरनेट फिर आपके पास RMI भी मौजूद है। सो द अल्टरनेट टू सॉकेट इज रिमोट प्रोसीजर कॉल। मैंने आपको अभी बताया था कि प्रोसीजर, फंक्शन या मेथड कह लें, आपके पास अवेलेबल है। प्रोसीजर, रिमोट प्रोसीजर कॉल एक चैनल फ्रेमवर्क है, दिस इज द फ्रेमवर्क। ये जितने भी आपके पास अवेलेबल है ना टेक्नोलॉजीज, लाइक RMI है या कोरबा है, या दूसरे जो टेक्नोलॉजीज हैं जो रिमोटली कॉल करते हैं मेथड्स को, वो इस आर्किटेक्चर के ऊपर दे आर डेवलप्ड, ठीक है। रिमोट प्रोसीजर कॉल का जो जनरल फ्रेमवर्क है इसके ऊपर। तो ये क्या चीज है, कहता है RPC जो है वो abstracts the communication interface to the level of a procedure call। तो डायरेक्टली सॉकेट प्रोग्रामिंग की कम्युनिकेशन के बजाय क्या करें आप लोग, ये कहते हैं कि RPC आपको एक ऐसा फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है कम्युनिकेशन के लिए, एक ऐसा इंटरफेस प्रोवाइड करता है जो कि प्रोसीजर को कॉल कर सकता है। प्रोसीजर का मतलब है मेथड को या फंक्शन को कॉल कर सकते हैं आप लोग। सपोज करें कोई कैलकुलेटर बना है, आपके कंप्यूटर में कोई प्रोग्राम है जावा का, कैलकुलेटर उसका नाम है, और उसके अंदर जो है वो फॉर एग्जांपल यू हैव एड, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड। सो आप जो है उनमें से अगर किसी मेथड को कॉल करना चाहें तो यू कैन यूज RPC फ्रेमवर्क टू कॉल दैट पर्टिकुलर मेथड, ठीक है। तो RPC फ्रेमवर्क को यूज करते हुए आप उस पर्टिकुलर मेथड को जो कि कैलकुलेटर के अंदर रखें, कैलकुलेटर के अंदर एड का मेथड हो सकता है, सब्ट्रैक्ट का हो सकता है, मल्टीप्लाई का, डिवाइड का, तो कोई भी मेथड आप चाहें तो आप यूजिंग RPC you can call it। So RPC however does not translate well into distributed system object where the communication program between program level objective residing in different address spaces needed। So RPC जो है वो आपको हेल्प करेगा कम्युनिकेशन में सिस्टम की, दो सिस्टम्स के बीच में, लेकिन
बेसिकली वो ऑब्जेक्ट जो है वो डिफरेंट मशीन्स के ऊपर रिजाइड करते हैं और उनके बीच में कम्युनिकेशन कराता है। ऑब्जेक्ट का यहाँ पे मतलब प्रोग्राम्स है, ठीक है। तो जैसे कि एक प्रोग्राम आपके पास कंप्यूटर ए पे पड़ा हुआ है और दूसरा प्रोग्राम कंप्यूटर बी पे पड़ा हुआ है। प्रोग्राम्स का मतलब ये होगा कि आपने उन प्रोग्राम्स के ऊपर ऑब्जेक्ट्स बना के रखे हुए हैं फॉर एग्जांपल, और उन ऑब्जेक्ट को आपने एक्सेस करना है। इसका मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आपको डायग्राम भी दिखाता हूँ कि वो मैं क्या कह रहा हूँ, ऑब्जेक्ट किस चीज को कह रहा हूँ और वो क्या चीज है ऑब्जेक्ट असल में। ये आप लोग पढ़ेंगे, दिस इज योर रीडिंग असाइनमेंट। एक्सडीआर सिस्टम एक सिस्टम है, इसको थोड़ा पढ़ के देखेंगे, गूगल करें और ये चेक करिएगा कि ये क्या चीज है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे वाई आरएमआई। आरएमआई की क्या जरूरत है, तो कहते हैं इन ऑर्डर टू मैच द सिमेंटिक ऑफ एन ऑब्जेक्ट of object invocation distributed object system require remote method invocation और RMI। तो RMI आपको इसलिए चाहिए क्योंकि आपने एक कंप्यूटर के ऊपर जो ऑब्जेक्ट रखा है या प्रोग्राम रखा है उसको दूसरे कंप्यूटर के ऊपर उसको कॉल करना चाहते हो, तो उसके लिए फिर आपको सेम सिमेंटिक्स या आपको सेम तरीके को फॉलो करना पड़ता है। सो उसको ऑब्जेक्ट को कॉल करने के लिए या मेथड को कॉल करने के लिए, ऑब्जेक्ट के अंदर मेथड्स होते हैं, तो उनको कॉल करने के लिए आपको आरएमआई या उस जैसी कोई टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ेगी। जैसे ये डायग्राम देखें आपको क्लियर हो जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। देखिए ये क्लाइंट है, ये कहीं पे कहीं किसी जगह पे कंप्यूटर पे क्लाइंट बैठा हुआ है, कंप्यूटर से वो उसको कोई सर्विस चाहिए। सर्विस का मतलब मेरा है यहाँ पे कि क्लाइंट जो है वो फाइल डाउनलोड करना चाह रहा है, या सपोज कोई कैलकुलेटर का प्रोग्राम है वो रन करना चाह रहा है, या जो है वो कोई दूसरा कोई सॉफ्टवेयर है, कोई प्रोग्राम है जो उसको एग्जीक्यूट करना है, जो कि इसके पास मौजूद नहीं है, क्लाइंट के पास अवेलेबल वो नहीं है। तो वो कहाँ पर है, वो किसी और कंप्यूटर पे, सपोज कोई सर्वर है जो है वहां पर ये प्रोग्राम्स पड़े हुए हैं। ये गोल जो नजर आ रहे हैं ना आपको सर्कल्स, इसके अंदर सर्वर के अंदर ये जो सर्कल्स बने हुए हैं, ये सर्कल्स समझ ले कि ये सर्विसेज है, ठीक है। सर्विसेज का मतलब होता है कि जैसे आपने कोई गेम बनाया और वो गेम आपने फेसबुक के ऊपर ऐड कर दिया, या आपने कोई छोटा सा चैटिंग का कोई एप्लीकेशन बनाई और आपने फेसबुक पे ऐड कर दिया। सिमिलरली कोई भी डिफरेंट सर्विसेज बनाई है और आपने वो किसी पर्टिकुलर जगह पे रजिस्टर करा दी, तो रजिस्टर करने से क्या हो जाएगा कि जो भी बंदा फेसबुक पे आएगा, ठीक है, तो वो अगर उस गेम को खेलना चाहेगा तो वो फेसबुक पे लॉगिन करेगा पहले, लॉगिन करने के बाद वो गेम खेल सकता है या वो सॉफ्टवेयर पर्टिकुलर चला सकता है फेसबुक की हेल्प से। तो फेसबुक एक तरह से क्या प्रोवाइड कर रहा है, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है हमें, ठीक है। वैसे तो ये सोशल नेटवर्किंग साइट है, लेकिन इसके अलावा वो सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहा है हमें। सर्विसेज लाइक फाइल की सर्विस, ईमेल की सर्विस, इस तरह की कोई डिफरेंट सर्विसेज, या कोई गेम्स, इस तरह की कोई भी सर्विसेज हो सकती है। तो ये जो सर्कल्स बने हुए नजर आ रहे हैं इस एग्जाम्पल के अंदर, तो ये सर्विसेज हैं सपोज करें, ठीक है। कोई सर्विस है, ये कोई कैलकुलेटर की सर्विस है, ये कोई फाइल डाउनलोड की सर्विस है, ये कोई टेम्परेचर चेक करने की सर्विस है, ये कोई दूसरी सर्विसेज है। सर्विसेज का मतलब मेरा है प्रोग्राम्स हैं, ये छोटे छोटे से ऑब्जेक्ट्स हैं, और ये ऑब्जेक्ट्स कहाँ पर रखे हुए हैं, दे आर प्लेस्ड ऑन द सर्वर। इन सर्विसेज को कहाँ पर रजिस्टर किया गया होगा, इधर रजिस्ट्री के अंदर रखा गया होगा, रजिस्ट्री में रजिस्टर करवा के सर्वर पे रख दिया गया होगा। रजिस्ट्री में क्यों रजिस्टर किया होगा, वो इसलिए रजिस्टर किया होगा कि क्लाइंट जो है जब वो सर्च करेगा किसी पर्टिकुलर सर्विस को, तो वो इधर जाके सर्च करेगा पहले रजिस्ट्री के अंदर, ठीक है। तो रजिस्ट्री में वो सर्च करेगा कि मुझे सपोज करें कि कैलकुलेटर की सर्विस चाहिए, उसको कैलकुलेटर की जरूरत है, कैलकुलेटर यूज करना चाहता है फॉर एग्जांपल, या कोई फाइल डाउनलोड करना चाह रहा है, या कोई दूसरा कोई काम करना चाहता है, तो वो इससे पूछेगा रजिस्ट्री से कि मुझे फाइल सर्विस चाहिए, या मुझे कैलकुलेटर की सर्विस चाहिए, या प्रिंटर की सर्विस चाहिए, प्रिंट करना है मुझे कोई डॉक्यूमेंट, या ईमेल करना है तो उसकी कोई सर्विस चाहिए मुझे, तो मैं कहाँ से मुझे मिलेगी ये सर्विस, या उसका नाम उसको पता होगा, तो वो नाम इसको यहाँ सर्च करेगा रजिस्ट्री के अंदर, ठीक है, उस नेम को। जैसे ही वो नेम को सर्च करेगा तो नेम से उसको क्या मिल जाएगा, सर्वर की एड्रेस मिल जाएगी कि सर्वर पे कौन सी जगह पे वो सर्विस रखी है। तो ये जैसे एरो दिखा रहा है कि ये एरो गया सीधा इस तरफ, इसने पता किया रजिस्ट्री से
कि मुझे सपोज कोई सर्विस चाहिए, तो इसको ये एड्रेस मिल गया इस सर्किल का, ये रेड, ये जो सर्किल नजर आ रहा है, इस सर्किल का एड्रेस मिल गया कि ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट आपको ये सर्विस प्रोवाइड कर सकता है, और वो ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है, सर्वर पर। तो इसके बाद ये जो दूसरा एरो अगर आप चेक करें, तो ये एरो इसने इसके साथ कनेक्शन बनाया है, ठीक है, और इस सर्विस को एक्सेस कर रहा है अभी। अच्छा, दिस इज ऑटोमेटिक प्रोसेस, और ये आपको खुद ही कर देता है आरएमआई आपके लिए, ठीक है। आपने क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है, सिर्फ रजिस्ट्री से पता करता है, और ऑटोमेटिकली इसका कनेक्शन क्रिएट हो जाता है इसके साथ, और वो सर्विस इसको प्रोवाइड हो जाती है। रजिस्ट्री को कैसे पता चलता है कि ये इस तरफ रजिस्टर्ड है ऑब्जेक्ट, ये सर्वर इसको पास बताता है इसको। तो सर्वर के पास से एरो निकल रहा है, ये देखें, ये एरो जाके रजिस्ट्री में एंटर हो रहा है, ये देखें, ये एरो, दिस एरो। इसका मतलब ये हुआ कि सर्वर के पास जितने भी ये ऑब्जेक्ट्स हैं, जो गोल सर्कल्स नजर आ रहे हैं आपको, ये ऑब्जेक्ट्स हैं, जो सर्विसेज हैं बेसिकली। ये सर्विसेज इधर जाके रजिस्टर हो जाएंगी रजिस्ट्री के पास, ठीक है। और क्लाइंट हमेशा रजिस्ट्री में सर्च करेगा, तो जो जो सर्विसेज रजिस्टर्ड होंगी हमारे पास, वो सर्च में मिल जाएंगी हमें, और फिर वो सर्विसेज क्लाइंट को प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। तो किस तरह से प्रोवाइड होती है, कैसे कम्युनिकेशन होती है, ये बाद में बात करेंगे। हाई लेवल अगर आर्किटेक्चर थोड़ा सा समझाया तो वो इस तरह समझ में आया आपको कि क्लाइंट को कोई सर्विस चाहिए होती है। सर्विस का मेरा मतलब यहाँ पे कोई भी सर्विस हो सकता है, वो कैलकुलेटर हो सकता है, वो फाइल डाउनलोड हो सकता है, फाइल शेयरिंग हो सकता है, कोई भी सर्विस हो सकता है, एनीथिंग। दैट सर्विस विल बी रजिस्टर्ड इन द रजिस्ट्री, ठीक है। अब आप ये क्वेश्चन सोच सकते हैं कि ये रजिस्ट्री में कहाँ से आई सर्विसेज, तो सर्वर ने ये रजिस्ट्री रजिस्ट्री के अंदर पहले से सर्विसेज रजिस्टर करके रखी हुई होती हैं, कि अगर कोई आपसे पूछे सर्विस का नाम, तो आप उसको बता दें कि ये सर्विस इस सर्वर पे रखी हुई है। तो जब इसको पता चल जाता है कि ये सर्विस यहाँ पर है, तो सर्वर के और क्लाइंट के बीच में कनेक्शन बन जाता है, और फिर वो पर्टिकुलर मेथड्स को कॉल कर सकता है। मेथड का मतलब यहाँ पर है जो सर्विस या जो ऑब्जेक्ट मिल गया है उसके अंदर जितने मेथड्स हैं वो कॉल हो सकेंगे, ठीक है। तो ये चीज जो है, दिस इज कॉल्ड, दिस इज हाउ आरएमआई वर्क्स। आरएमआई का काम, आरएमआई में जो मेन चीजें हैं वो मैंने आपको बता दी। एक ये है सर्विस रिक्वेस्टर, जिसको सर्विस चाहिए। दूसरा ये है सर्विस प्रोवाइडर, जो सर्विस प्रोवाइड करेगा, सर्वर। और तीसरा ये है सर्विस रजिस्ट्री, जहां पे सर्विसेज को रजिस्टर किया जाएगा, ठीक है। तो सर्वर के पास, सर्वर जो है उसका क्या काम होता है, सर्विसेज को रजिस्टर करवाना रजिस्ट्री में, रजिस्ट्री के अंदर सर्विसेज को रजिस्टर कर देता है। और क्लाइंट का क्या काम होता है, रजिस्ट्री को सर्च करके जो सर्विस उसको चाहिए वो सर्विस रजिस्ट्री से सर्च करके उठाता है, और फिर कनेक्शन बनाता है उस पर्टिकुलर सर्वर के साथ, जो सर्विस उसको चाहिए, तो वो सर्विस उसको प्रोवाइड की जाती है। तो उसके अंदर फायदा देखें क्या हुआ। फायदा ये हुआ कि जितने भी क्लाइंट्स आएंगे वो सब पहले इससे पूछेंगे, रजिस्ट्री से पूछेंगे कि ये सर्विस कहाँ पर है। जो भी सर्विस उनको चाहिए, मल्टीपल सर्विसेज रखी हुई है यहाँ पे, तो जो भी सर्विस उनको चाहिए होगी, तो सर्विस प्रोवाइडर सर्वर जो होगा वो सर्विस प्रोवाइड करेगा, जो कि क्लाइंट्स हैं जो जिनको सर्विस चाहिए थी। सो ये जनरल आर्किटेक्चर है आरएमआई का। ये दिस आर्किटेक्चर इज आल्सो फॉलोड इन द आर कोरबा। तो ये मिडलवेयर के अंदर ये भी फॉलो होता है। अब थोड़ी सी इसकी डेफिनेशंस देखते हैं, फिर प्रोग्राम की तरफ जाएंगे। तो ये है इन द जावा प्लेटफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड ऑब्जेक्ट मॉडल, रिमोट ऑब्जेक्ट is one whose methods can be invoked from another virtual machine potentially on different host। तो कहता है कि वर्चुअल रिमोट मेथड वो चीज है, या रिमोट ऑब्जेक्ट वो चीज है जिसके अंदर मेथड्स हो, और वो मेथड्स ऐसे मेथड्स हो जो रिमोटली कॉल हो सके, एक मशीन से दूसरी मशीन तक कॉल हो सके, तो उनको आप रिमोट मेथड्स कहते हैं, और वो रिमोट ऑब्जेक्ट के अंदर होता है। नॉर्मली ऐसा नहीं होता। नॉर्मली ये होता है कि आपका कोई मेथड अगर किसी कंप्यूटर पे रखा है, तो उसी कंप्यूटर पे कॉल हो सकेगा जहाँ पे आपने उसको बनाया है। तो सपोज करें मैं अगर यहाँ पे ये कोई प्रोग्राम क्रिएट करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा आपको मैं दिखाता हूँ इसका। ये देखें, ये मैंने बनाया क्लास, ठीक है, और इसका नाम रखा कैलकुलेटर।
और इसके अंदर एक मेथड बनाया है void add, ठीक है। और ये क्या करता है, ये हमसे 2 नंबर इनपुट लेता है और इन दोनों को प्लस करके दिखाता है हमें। सपोज करते हैं कि ये कुछ मेथड है, जो कि कोई मेथड है जो कि हमें प्लस करके दिखाता है ए और बी को। सो ए प्लस बी, ठीक है। तो इसको अगर मैं बनाता हूं इस तरह से और मैंने इसको ये क्लास ओवर कर दिया। नाउ दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये क्लास है, इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो लिखूंगा कैलकुलेटर। कैलकुलेटर इक्वल्स टू न्यू कैलकुलेटर अगेन। ये ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका है, जिनको जावा में नहीं पता तो वो मैं बता रहा हूँ। सो ये क्लास का नाम और ये है आपके ऑब्जेक्ट का नाम। इक्वल के बाद जो न्यू कीवर्ड लगाते हैं तो इसका मतलब आप उसको मेमोरी अलॉट कर रहे हो, और फिर ये कंस्ट्रक्टर कॉल किया आपने, ठीक है। उसके बाद आप इसका ये बन गया ऑब्जेक्ट आपका, ठीक है। दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। और इसके अंदर से अगर किसी मेथड को कॉल करना होगा तो क्या लिखेंगे, सी डॉट एड, ये मेथड है, ठीक है। दिस इज योर मेथड एड। ये देखिए मैंने एड को कॉल किया है, कहां से कॉल किया है, ऑब्जेक्ट में से। देखिए ये ऑब्जेक्ट था ना सी, ये देखिए सी लिखा है यहाँ पे, सी डॉट एड। तो ये वाला मेथड कॉल हुआ है सी से और इसका नाम है मेथड, ठीक है, विच यू आर कॉलिंग। अब यहाँ पे देखें, दिस इज लोकल ऑब्जेक्ट, ये लोकल ऑब्जेक्ट है एक, और ये मेथड कॉल किया है लोकली, इसी कंप्यूटर पे रखा है मेरे लैपटॉप पे। मैंने ये प्रोग्राम बनाया है, इसको अगर मैं कंपाइल करूं तो ये कंपाइल हो जाएगा, ठीक है। और अगर इसको मैं रन करूं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखने के बाद तो ये कंपाइल होकर रन भी हो जाएगा। सो अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये जो कैलकुलेटर क्लास मैंने बनाया है ये आप अपने कंप्यूटर पे कॉल करें तो क्या कर सकते हैं। तो देखें मेरे लैपटॉप पे बना हुआ है ये, मैं अभी हैदराबाद में हूँ और आप लोग हो सकता है कि डिफरेंट सिटीज में हो। कोई स्टूडेंट हो सकता है हैदराबाद में हो, कोई कराची में हो, कोई कहीं हो, डिफरेंट लोकेशंस पे बैठे हुए होंगे आप लोग। तो अगर आपको मैं कहूँ कि मेरे लैपटॉप से ये वाला मेथड, ये वाला क्लास कैलकुलेटर, इसका ये जो ऑब्जेक्ट बनाया है ये, इस ऑब्जेक्ट में से इसको कॉल करो, सी डॉट एड को कॉल करो अपने पास, तो कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते, ठीक है। बाय डिफॉल्ट आप नहीं कर सकते क्योंकि ये रूल है कि आपके पास लोकल अगर प्रोग्राम आपने बनाया है कोई तो वो लोकल मशीन पर ही रन होगा, जहाँ पे क्रिएट किया वहीं पे रन होगा। सर्वर साइड पे या किसी और मशीन पे इसको आप कॉल नहीं कर सकते, ठीक है। यू कैन नॉट एक्सेस इट। सो हाउ टू कॉल इट, तो इसका कोई तरीका होना चाहिए ना कि ये प्रोग्राम मैंने मेरे लैपटॉप पे बनाया है, मैं हैदराबाद में बैठा हूँ अभी और आप अगर कराची में हैं तो भी ये प्रोग्राम आपको अगर मैं अलाउ करूँ, परमिशन दूं, तो आप ये वाला प्रोग्राम जो है मेरा ये आप अपने पास एक्सेस कर सकें इसको। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए ये कहता है कि आपको रिमोट ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट मैंने बनाया है, दिस ऑब्जेक्ट शुड बी क्रिएटेड एज रिमोट ऑब्जेक्ट। अभी एक ये जो अभी जो ऑब्जेक्ट है ना, ये लोकल ऑब्जेक्ट है, ये इसी कंप्यूटर पे बना है और इसी कंप्यूटर के ऊपर एक्सेस हो सकेगा, इसके अलावा किसी और कंप्यूटर पे एक्सेसिबल ये नहीं है। तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा, इसको मुझे बनाना पड़ेगा रिमोट ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये रिमोट ऑब्जेक्ट करके इसका ऑब्जेक्ट मुझे चाहिए। अब क्वेश्चन आता है कि हाउ टू मेक रिमोट ऑब्जेक्ट, रिमोट ऑब्जेक्ट बनाए कैसे। तो रिमोट ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आप क्या करते हैं, जावा में एक इंटरफेस यूज होता है, उसका नाम है रिमोट, इसका नाम है रिमोट इंटरफेस है ये, ठीक है। तो इसके अंदर आते हैं, सो कहता है जावा रिमोट मेथड इन्वोकेशन इज द एक्शन ऑफ इन्वोकिंग अ मेथड ऑफ रिमोट इंटरफेस ऑन रिमोट ऑब्जेक्ट। तो कहता है कि रिमोट इंटरफेस के थ्रू, ये मैंने आपको अभी बताया कि रिमोट इंटरफेस एक जावा में ऑलरेडी बिल्ट इन इंटरफेस है, इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, आप किसी मेथड को यानी कि इसको आप रिमोटली कॉल कर सकते हैं किसी भी मशीन के ऊपर, किसी भी दूसरी मशीन के ऊपर, ठीक है। तो वो करेंगे कैसे, इस पे बाद में आते हैं, अभी आपको मैं रीजन समझा रहा हूँ कि आरएमआई क्या चीज है। RMI is simple that if you have a local class or local object or local method
and you want to call that particular local object on the remote machine, so you have to create remote object of that particular class, और फिर उस मेथड को रिमोटली आप कहीं से कॉल कर सकते हैं। तो उसको कॉल करने के लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए, दैट टेक्नोलॉजी इज नोन एज RMI, रिमोट मेथड इन्वोकेशन। रिमोट का मतलब कि किसी भी लोकेशन पे, मेथड का मतलब फंक्शन, ये मेथड है, ठीक है, इसको फंक्शन भी कह सकते हैं, एंड इन्वोकेशन का मतलब यू वांट टू कॉल इट, ठीक है, रिमोटली। सो उसके बाद ये देखें, जो क्लासेस यूज होंगी जावा में, जो कि मैं आपको पढ़ाऊंगा, उनके नेम्स देख लें एक बार। तो द इंटरफेसेस एंड क्लासेस दैट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिफाइंग रिमोट बिहेवियर ऑफ RMI सिस्टम आर डिफाइंड इन द RMI पैकेज। तो ये पैकेज होगा जो कि हम यूज करेंगे। जो सॉकेट प्रोग्रामिंग की थी उसमें कौन सा पैकेज यूज किया था? java.net, अगर आपको याद हो तो java.net ये पैकेज हमने यूज किया था, इफ यू रिमेंबर, इन द सॉकेट प्रोग्रामिंग। TCP और UDP दोनों के लिए यूज किया था। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं मुझे RMI यूज करना है, तो आप यूज करेंगे java.rmi.static, ठीक है। तो ये java.rmi का एक पैकेज है, इसको यूज करते हुए आप लोग RMI के प्रोग्राम्स बनाएंगे और अपने प्रोग्राम्स को रिमोटली कॉल भी कर सकते हैं कहीं से भी, ठीक है, फ्रॉम एनी लोकेशन यू कैन कॉल योर प्रोग्राम्स। तो इंटरफेस होगा इसमें, मैंने आपको अभी बताया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आपने रिमोट ऑब्जेक्ट बनाना होगा तो इसके साथ ये वाला इंटरफेस यूज करेंगे आप, इंटरफेस, ठीक है, इंटरफेसेस लिखा हुआ है और उसका नाम क्या है? रिमोट इंटरफेस। लोकल ऑब्जेक्ट को अगर आप रिमोट ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं तो फिर आपके पास दो तरीके हैं। एक तो ये लिखा है यहाँ पे यूनिकास्ट रिमोट ऑब्जेक्ट, इसके थ्रू बना सकते हो, या फिर एक्टिवेटेबल के थ्रू बना सकते हो। दो तरीके हैं आपके, ये यूज करो या ये इसको यूज करो, आपकी मर्जी है, ठीक है, यू कैन यूज एनी ऑफ देम। तो मैं ये यूज करूंगा यूनिकास्ट रिमोट ऑब्जेक्ट, जो कि यहाँ से रन होगा। ये जावा के अंदर है, इसके अंदर है, जावा RMI के अंदर होता है ये क्लास। ये क्लास का नाम है यूनिकास्ट रिमोट ऑब्जेक्ट और ये इंटरफेस का नाम है रिमोट। ये दो चीजें हम यूज करेंगे। अच्छा, अगर कनेक्शन नहीं बनता किसी वजह से या मेथड कॉल नहीं हो पाता, तो ये वाली एक्सेप्शन थ्रो होती है, ठीक है, रिमोट एक्सेप्शन। और ये एक्सेप्शन का जो पेरेंट है वो ये है IO एक्सेप्शन, ठीक है। IO एक्सेप्शन से ये एक्सेप्शन निकला, एंड दिस एक्सेप्शन इज नोन एज रिमोट एक्सेप्शन। तो अगर आपसे कोई पूछे कि रिमोट एक्सेप्शन क्या चीज है, तो आप कहेंगे कि सर रन टाइम एरर होता है, और ये रन टाइम एरर तब आता है जब हम किसी रिमोट मेथड को कॉल करना चाह रहे हैं किसी और मशीन से, और वो मेथड कॉल ना हो सके, तो रिमोट एक्सेप्शन थ्रो होती है आपके पास। रिमोट एक्सेप्शन से एरर आता है, उससे ये पता चल जाता है कि ये एरर जो है ये मेथड कॉल ना होने की वजह से आया, ठीक है। अगर कोई आपसे ये पूछता है कि रिमोट क्या चीज है, तो आप कहेंगे कि रिमोट एक इंटरफेस है, और दिस इंटरफेस हेल्प्स यू टू क्रिएट रिमोट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। और रिमोट ऑब्जेक्ट्स के थ्रू आप मेथड्स बनाते हैं, और ताकि वो मेथड रिमोटली कॉल हो सके। अच्छा, किस तरह से रिमोट ऑब्जेक्ट बनाएंगे? तो दो तरीके, या तो एक्टिवेटेबल के थ्रू बना दो, ठीक है, या फिर यूनिकास्ट रिमोट ऑब्जेक्ट क्लास है इसके थ्रू बना दो। दो तरीके, दोनों के थ्रू बना सकते हैं। इसको आपने एक्सटेंड करना पड़ेगा, और इसके थ्रू ऑब्जेक्ट बना के कर सकते हैं। मतलब इफ यू वांट टू डू द इनहेरिटेंस, तो इसके थ्रू इनहेरिटेंस कर लो, और इनहेरिटेंस नहीं करना चाहते, ऑब्जेक्ट बना के करना चाहते हो, तो फिर ये ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका है यूनिकास्ट रिमोट ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये तो आपको पता है, प्रोग्रामिंग पढ़ी है आपने, कि आपको अगर किसी भी क्लास को यूज करना होता है तो दो तरीके होते हैं, या तो उसके साथ इनहेरिटेंस कर लो, अगर इनहेरिटेंस नहीं करना चाहते तो फिर उसको ऑब्जेक्ट बना के यूज कर लो। तो ये दोनों तरीके यहाँ पे बताए हुए, ठीक है। सो देन वी आर गोइंग फॉर नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड पे हमारे पास है हाउ टू क्रिएट इंटरफेस। अब मैं आपको इंटरफेस बनाना सिखाता हूँ कि इंटरफेस यूज कैसे करेंगे। कौन सा इंटरफेस? जो प्रीवियस स्लाइड पे आपको बताया था, ये वाला रिमोट इंटरफेस, दिस थिंग। द फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप आपको बता रहा हूँ। सो द फर्स्ट स्टेप इज टू क्रिएट इंटरफेस। तो उसके लिए आप क्या लिखोगे? लिखोगे पब्लिक इंटरफेस। जावा के कीवर्ड्स हैं ये, पब्लिक इंटरफेस। उसके बाद जो आप अपना इंटरफेस बनाना चाहते हैं उसका नाम रखेंगे आप। तो मैंने क्या नाम रखा है इंटरफेस का? बैंक अकाउंट नाम रखा है। आप जो नाम चाहे ना रख सकते हैं, मर्जी है आपकी,
डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आप किस चीज का जो है वो अकाउंट बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। सो यू कैन क्रिएट एनी। सो मैंने इसको बैंक अकाउंट कहा है। एक सेकेंड, कॉल आ रही है मेरे पास। यस, सो मैं आपको बता रहा था कि यू हैव टू क्रिएट पब्लिक इंटरफेस एंड देन बैंक अकाउंट, उसका मैंने नाम रखा है, यू कैन कीप एनी नेम। ये इंटरफेस बनाया है मैंने, अपना इंटरफेस, मैंने खुद अपना एक इंटरफेस क्रिएट किया है और एक्सटेंड करवाया है इसको रिमोट इंटरफेस के साथ। ये जावा का इंटरफेस है जो जावा में बना हुआ है, java.rmi.interface, ठीक है। इस इंटरफेस के साथ आपने क्या किया है, इनहेरिटेंस किया है, ठीक है। सो जब आप इनहेरिटेंस करते हैं तो क्या होता है, उसके उसके बाद इनहेरिटेंस क्यों करते हैं? इनहेरिटेंस हम इसलिए करते हैं कि हम उसकी प्रॉपर्टीज को ड्राइव करके अपने पास लेकर आना चाहते हैं। यस, क्वेश्चन है। सर ये जो जावा आरएमआई है सर, ये इंटरफेस तो इम्प्लीमेंट करते हैं ना, तो हम एक्सटेंड क्यों करें? क्योंकि मैंने इंटरफेस बनाया है इसलिए, ठीक है। अगर नहीं सर, क्लास ये बनाता, जावा डॉट आरएमआई जो है ये क्लास है या इंटरफेस है? इंटरफेस है तो सर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे ना। भाई। इम्प्लीमेंट तब करते जब मैंने इसको क्लास बनाया होता। ये मैं जिसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये नजर आ रहा है। जी सर। इंटरफेस इंटरफेस को एक्सटेंड करता है, ठीक है। जावा का रूल है कि इंटरफेस इंटरफेस को एक्सटेंड करता है और क्लास इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है। तो अभी क्लास बनाई नहीं है, नेक्स्ट स्टेप इज टू क्रिएट क्लास। अभी मैंने सिर्फ इंटरफेस बनाया है। ठीक है। ओके, सो ये एक आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप अपना एक इंटरफेस बनाएंगे और उसका कोई भी नाम रखेंगे आप, और उसके उसको एक्सटेंड करवा देंगे जावा के इंटरफेस के साथ। ये इंटरफेस है java.rmi.remote, ठीक है। दिस इंटरफेस इज गोइंग टू बी इनहेरिटेड बाय दिस इंटरफेस बैंक अकाउंट, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये नाम तो हमने सोच लिया कि इंटरफेस का नाम ये होगा। अब इसके अंदर जो मेथड होगा उस मेथड को डिफाइन करेंगे ताकि हम अपने मेथड को इस इंटरफेस के अंदर बता दें कि हम कौन सा मेथड बनाने वाले हैं। सो उससे पहले ये आपको फिर कहता है कि ये एक्सेप्शन थ्रो हो जाएगी अगर आपके पास मेथड कॉल नहीं होगा। ये मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड पे भी बताया था कि जावा डॉट आर एम आई डॉट रिमोट एक्सेप्शन थ्रो होती है अगर मेथड जो सर्च कर रहे हैं या जो रन करना चाहते हैं वो नॉट अवेलेबल होगा या कॉल नहीं हो पाता होगा, तो फिर ये एक्सेप्शन थ्रो हो जाती है हमारे पास, ठीक है। और ये एक्सेप्शन क्यों थ्रो होती है उसके रीजंस लिखे हैं। कम्युनिकेशन फेल्यूर की वजह से भी थ्रो हो सकता है, फेल्यूर ड्यूरिंग पैरामीटर मार्शलिंग और अनमार्शलिंग की वजह से भी हो सकता है, और प्रोटोकॉल का एरर हो तो भी ये एक्सेप्शन थ्रो हो सकता है। सो दिस एक्सेप्शन विल बी थ्रोन ड्यू टू थ्री रीजंस, can be thrown due to three reasons. It can be the failure of the communication, मतलब कनेक्शन ना बन सका, मार्शलिंग या अनमार्शलिंग ना हो सकी। मार्शलिंग और अनमार्शलिंग का मतलब होता है कि स्ट्रिंग डेटा टाइप से बाइट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं या बाइट्स से स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको मार्शलिंग और अनमार्शलिंग कहते हैं। जैसे कि हमें इंग्लिश समझ आती है, हमें बाइनरी लैंग्वेज समझ नहीं आती, 1 0 समझ नहीं आता, लेकिन कंप्यूटर को तो बाइनरी समझ आता है, उसको इंग्लिश समझ नहीं आती। तो जब आप डेटा कंप्यूटर से सेंड करते हैं किसी और कंप्यूटर की तरफ, तो आपको वो बाइनरी में कन्वर्ट करके यानी कि बाइट्स में कन्वर्ट करके बाहर भेजना होता है, जो कि ट्रेवल करके पहुंचता है जाके दूसरी मशीन पे। वो फिर बाइट से वापस कन्वर्ट होता है इंग्लिश में ताकि वो आप इंग्लिश में आपको समझ सके आप उसको, यानी कि रीडेबल फॉर्मेट में। तो मार्शलिंग जो होती है दैट इज एक्चुअली कन्वर्टिंग योर स्ट्रिंग डेटा और द कैरेक्टर डेटा इनटू द बाइट्स, or unmarshalling means the bytes or the packets will be converted back to the string data so that it can be readable. तो ये किस चीज के थ्रू होता है, तो कहता है RMI सर्वर फंक्शंस आर प्रोवाइडेड बाय java.rmi रिमोट ऑब्जेक्ट। एंड ये इसके अंदर दो चीजें हैं, एक्टिवेटेबल और यूनिकास्ट रिमोट ऑब्जेक्ट। और ये रिमोट ऑब्जेक्ट के अंदर से ड्राइव होके ये दो चीजें निकली हैं। इनका काम क्या है ये मैं आपको पढ़ाता हूँ अभी थोड़ी देर में। तो ये देखें यूनिकास्ट रिमोट ऑब्जेक्ट के बारे में बताया है, यानी कि इसके बारे में, यूनिकास्ट रिमोट के ऑब्जेक्ट के बारे में। तो यूनिकास्ट रिमोट ऑब्जेक्ट क्या करता है, कहता है कि जावा डॉट
rmi.server.unicast object class defines singleton unicast remote object whose references are valid only while server process is alive. तो ये कहता है एक सिंगलटन प्रोसेस है। सिंगलटन उसको कहते हैं जिसका एक ऑब्जेक्ट बन सकता हो, ठीक है। कोई क्लास है, अगर आपने कोई क्लास बनाई और उसका सिर्फ एक ऑब्जेक्ट बन सकता होगा तो उसको आप सिंगलटन कहेंगे। एक से ज्यादा अगर ऑब्जेक्ट बन सकते हैं तो फिर वो सिंगलटन नहीं है। तो ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट है यूनिकास्ट रिमोट ऑब्जेक्ट, ये क्लास का, जिसका आप सिर्फ एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं और उसके ऑब्जेक्ट को तब तक यूज कर सकते हैं जब तक सर्वर आपके पास अवेलेबल है। जब सर्वर बंद होगा तो ये ऑब्जेक्ट भी खत्म हो जाता है। द क्लास java.activatable, ये एक और आपके पास क्लास है। ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है जो कि एक्टिवेटेबल रिमोट ऑब्जेक्ट executing when its remote methods are invoked and can shut itself when necessary। तो मैंने आपको दो तरीके बताए। मैंने कहा आप या तो ये यूज करें यूनिकास्ट रिमोट ऑब्जेक्ट, इसका सिंगलटन ऑब्जेक्ट बना लें और इस ऑब्जेक्ट के थ्रू अपने मेथड्स को अपने ऑब्जेक्ट्स को रिमोट ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट कर लें, या फिर क्या करें आप अपनी क्लास को, ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है एक, इसके साथ आप अपनी इनहेरिटेंस करें तो आपकी क्लास भी क्या बन जाएगा, आपकी क्लास का जो भी ऑब्जेक्ट बनेगा वो रिमोट ऑब्जेक्ट बन जाएगा खुद ही। जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो वो रिमोट ऑब्जेक्ट बन जाएगा और वो ऑब्जेक्ट तब जब वो एग्जीक्यूशन में होगा तो वो रिमोट ऑब्जेक्ट की तरह एग्जीक्यूट होगा, इन्वोक होगा तो एग्जीक्यूट होगा, और जब नहीं होगा तो ये शट डाउन हो जाएगा, बंद हो जाएगा, मतलब मेमोरी से बाहर चला जाएगा। अब इसमें यूनिकास्ट रिमोट ऑब्जेक्ट का जो है इम्प्लीमेंटिंग अ रिमोट इंटरफेस यूजर एक्सटेंड, यूजर क्लास एक्सटेंड करेंगे, इसको हमने एक्सटेंड कर सकते हैं। चाहो तो इसको एक्सटेंड करो, चाहो तो इसका ऑब्जेक्ट बना के इसके थ्रू करो, दोनों तरीके आपके पास मौजूद है। क्लास कैन बी इम्प्लीमेंटेड any number of remote interfaces and class can extend another remote interface। ये तो आपको जावा के बेसिक्स पता होंगे। लेट्स ट्राई टू क्रिएट सिंपल आरएमआई एप्लीकेशन। छोटी सी एक एप्लीकेशन आरएमआई की बनाते हैं, फिर आपको समझ में आएगा कि ये काम कैसे करता है और फिर अगर क्वेश्चंस हो तो यू कैन डिस्कस विद मी। तो सबसे पहले ये पैकेज चाहिए होगा java.rmi.star और दूसरा ये पैकेज चाहिए होगा java.rmi.server.star। ठीक है, दो पैकेजेस चाहिए। दिस इज टू क्रिएट सर्वर, तो इसलिए या इसकी जो अंदर एक्सेप्शन का है रिमोट एक्सेप्शन, उसको चलाने के लिए हमें ये पैकेज चाहिए होगा, और रिमोट इंटरफेस को भी चलाते हैं तो इसलिए ये हमें चाहिए। तो ये देखें मैंने अपना इंटरफेस बनाया, मैंने रखा इंटरफेस और उसका मैंने नाम क्या रखा है, माय रिमोट। ये आप अपनी मर्जी से नाम कुछ भी रख सकते हैं, तो मैंने इसका नाम माय रिमोट रखा है। इनहेरिटेंस कर रहा हूँ एक्सटेंड, किसके साथ इनहेरिटेंस कर रहा हूँ, रिमोट के साथ। ये भी इंटरफेस ही है, ठीक है। इंटरफेस के साथ इनहेरिटेंस करने के लिए एक्सटेंड कीवर्ड यूज करता है। तो ये इंटरफेस मेरा है और ये इंटरफेस जावा वालों का है। तो ये मेरे इंटरफेस ने क्या किया है, जावा के इंटरफेस के साथ इनहेरिटेंस की है। तो मेरा इंटरफेस जब इनहेरिटेंस करेगा इसके साथ, तो इसमें इसके अंदर क्या आ जाएगा, इसके अंदर इसकी सारी खसूसियात यानी कि इसकी सारी कैपेबिलिटीज मेरे इंटरफेस में भी आ जाएंगी, ठीक है। और इसने अपना ये मेथड भी ऐड किया है, इसकी तो सब चीजें आ गई इसके पास रिमोट इंटरफेस की, लेकिन एक चीज इसने अपनी मर्जी से ऐड की, वो ये ऐड की है। इसका नाम रखा है इको मैसेज। जो मैसेज भेजूंगा सर्वर को वही मुझे वापस भेज देगा, तो मैंने इसका नाम इको मैसेज रखा है। ये मुझसे इनपुट लेगा स्ट्रिंग, ठीक है, यानी कि मैंने अगर हाई लिखा तो ये हाई इनपुट में मुझसे लेगा, सर्वर को भेजेगा और सर्वर वापस मुझे स्ट्रिंग भेज देगा, यानी कि हाई वापस भेज देगा। तो रिटर्न टाइप भी मैंने इसकी स्ट्रिंग रखी है। अच्छा, थ्रो कर सकता है, थ्रोस, और थ्रो क्या कर सकता है, रिमोट एक्सेप्शन, कि अगर एरर आ गया तो ये एक्सेप्शन थ्रो हो जाएगी आपके पास, रिमोट एक्सेप्शन। ये फर्स्ट स्टेप है आपका इंटरफेस बनाने का। तो अगर मैं आपसे कहूँ कैलकुलेटर का कोई प्रोग्राम बनाओ तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे इंटरफेस कैलकुलेटर एक्सटेंड्स रिमोट, ठीक है। तो ये कैलकुलेटर यहाँ लिखेंगे और एक्सटेंड रिमोट करेंगे। उसके बाद मैं आपसे कहता हूँ कि मेथड बनाओ एड का, तो आप क्या लिखेंगे, एड, यहाँ पे लिखोगे दो आर्ग्यूमेंट्स इनपुट लेगा, एक इंटीजर ए कॉमा इंटीजर बी, ठीक है, और दोनों को प्लस करके हमें क्या आंसर देगा, ए प्लस बी को प्लस करके आउटपुट जो होगा वो भी इंटीजर का ही होगा। तो इस जगह पे आप इंटीजर लिखोगे ताकि आंसर जो इंटीजर में लिया था ए प्लस बी प्लस करके वापस जो आंसर देगा वो भी इंटीजर में होगा।
कोई और डेटा टाइप रखना चाहो तो आपकी मर्जी है। अच्छा, थ्रोज एक्सेप्शन एज इट इज लिखोगे, जो कि ये लिखा हुआ है कि एक्सेप्शन अगर थ्रो होगी तो वो एक्सेप्शन आपके पास यहाँ पे थ्रो हो जाएगी, ठीक है। एंड देन हमारे पास इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास है। दूसरा स्टेप, अब सेकंड स्टेप पे आ गया। फर्स्ट स्टेप मैंने समझा दिया है। आई होप कोई क्वेश्चन हो तो पूछें कि आपको क्लियर है। आई होप नाउ सेकंड स्टेप इज कि ये जो मैंने बनाया है ये तो है प्रोटोटाइप। देखें मैंने टर्मिनेटर यूज किया है। यहाँ पे टर्मिनेटर से पता चल रहा है कि ये मेथड है और ये मेथड यहाँ पे क्लोज हो गया है, इसके बाद इसकी बॉडी नहीं है। तो बॉडी देने के लिए आप बनाएंगे क्लास। तो मैंने अपनी क्लास का ये नाम रखा है, मैंने लिखा है माई रिमोट एम्पल। एम्पल मतलब इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो ये देखें, इसमें ये पैकेज इंपोर्ट कर लेना, java.rmi पैकेज, और उसके बाद आप लिखोगे क्लास, और उसके बाद अब वो इंटरफेस लिख रहे थे प्रीवियसली स्लाइड पे दिखाऊं तो ये देखें इंटरफेस लिख रहे थे, अब इंटरफेस नहीं लिखेंगे, अब आप क्लास लिखेंगे, क्योंकि क्लास बॉडी प्रोवाइड करता है, इंप्लीमेंटेशन देता है इसको, तो इसलिए लिखेंगे क्लास और उसका नाम देंगे आप। तो आपने लिखा है क्लास माय रिमोट एम्पल, ये उसका नाम रखा है आपने। इंप्लीमेंट्स लिखोगे अब एक्सटेंड नहीं लिखोगे, ठीक है, क्योंकि एक्सटेंड लिखने से आप इंटरफेस के बीच में एक्सटेंड कर सकते हो, लेकिन क्लास और इंटरफेस के बीच में आप क्या करोगे, इंप्लीमेंट करोगे, उसको आप एक्सटेंड नहीं कर सकते। तो नाउ दिस क्लास, the name of the class is my remote ample, this class is going to implement my remote, इसको इंप्लीमेंट करेगा ये, ठीक है। इंप्लीमेंट करने का मतलब क्या है, इंप्लीमेंट करने का मतलब है कि उसकी बॉडी प्रोवाइड करेगा। इसकी बॉडी यहाँ पे नहीं थी, देखें इसकी बॉडी यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे देखें टर्मिनेटर लगा दिया था तो उसकी बॉडी नहीं थी, लेकिन इसमें मैं बॉडी दूंगा इसकी। ये देखिए यहाँ तक सेम लिखा एज इट इज, स्ट्रिंग पब्लिक स्ट्रिंग इको मैसेज स्ट्रिंग एमएसजी थ्रोज एक्सेप्शन। यहाँ पे टर्मिनेटर लगा दिया था प्रीवियस स्लाइड पे, लेकिन इसकी इसमें टर्मिनेटर नहीं लगाया, इसमें बॉडी स्टार्ट की, ब्रैकेट स्टार्ट की, और इसमें मैसेज दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन मैसेज रिसीव्ड फ्रॉम क्लाइंट, ये प्रिंट होगा मैसेज रिसीव्ड फ्रॉम क्लाइंट, और जो मैसेज आया था उसको प्रिंट भी करेंगे, यानी कि ये वाला जो इसमें आया होगा वो प्रिंट भी करके देखेंगे कि क्या मैसेज आया है, और वही मैसेज वापस भेज देंगे क्लाइंट को, तो इसके लिए लिखा है रिटर्न। अब हम इसको रजिस्ट्री में रजिस्टर कराएंगे, जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया था इसी स्लाइड्स में, कि अगर जब सर्वर के पास कोई ऑब्जेक्ट आता है, इस स्टेप पे देखें, तो सर्वर के पास जब भी कोई ऑब्जेक्ट आता है तो वो रिमोट ऑब्जेक्ट को क्या करता है, रजिस्ट्री में रजिस्टर कर देता है, ताकि क्लाइंट रजिस्ट्री से सर्च करे और बाद में उसको कॉल कर सके। तो सर्वर का प्रोग्राम बनाएंगे अब थर्ड स्टेप। तो हमने ये तो बना दिए, दो स्टेप पूरे करिए, एक रिमोट इंटरफेस के साथ इनहेरिटेंस कर ली, दूसरा वो मेथड जो रिमोटली कॉल होना है उसकी बॉडी प्रोवाइड कर दी। अब थर्ड स्टेप, ये जो क्लास बनाई है हमने माय रिमोट एम्पल, इसका ऑब्जेक्ट बना के इसको मैं रजिस्ट्री में रजिस्टर करना चाहता हूँ, ठीक है, ताकि क्लाइंट सर्च करके और इस सर्विस को इस्तेमाल कर सके। तो ये देखें लिखा है क्लास इको सर्वर, नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन थ्रोज रिमोट एक्सेप्शन, ये आप लिखते हैं ताकि अगर कोई एक्सेप्शन आए तो थ्रो हो जाएगी। और दूसरी एक्सेप्शन ये थ्रो कर सकता है मेल फॉर्म यूआरएल एक्सेप्शन, कि अगर यूआरएल गलत होगी, रजिस्ट्री में जो सर्च कर रहे हैं उसकी यूआरएल अगर गलत होगी तो ये एक्सेप्शन थ्रो हो जाएगा, ठीक है, मेल फॉर्म यूआरएल एक्सेप्शन। उसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि लोकल ऑब्जेक्ट को रिमोट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि वो ऑब्जेक्ट रिमोटली कॉल हो सके, ठीक है। इसमें ये समझाया भी था कि दिस ऑब्जेक्ट इज योर लोकल ऑब्जेक्ट, यहाँ पे लिखा भी है, जो कि लोकल कंप्यूटर पे तो एग्जीक्यूट हो जाएगा लेकिन रिमोटली कॉल नहीं हो सकता। तो इसको अगर रिमोटली कॉल कराना हो इस ऑब्जेक्ट को, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको मुझे कॉल कराने के लिए रिमोट ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं लिखना चाह रहा हूँ, पहले तो इसका ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, प्रीवियस स्लाइड के जो क्लास थी इसका, दिस क्लास माय रिमोट एम्पल, इसका ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। तो ये देखिए मैंने बनाया, मैंने लिखा माय रिमोट एम्पल, नाम रखा mr, नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, इक्वल टू न्यू माय रिमोट एम्पल, ये उसका ऑब्जेक्ट बन गया। अब इस ऑब्जेक्ट को, अभी ये ऑब्जेक्ट लोकल है, ठीक है, यहाँ पे मैं डबल स्लैश देके लिख रहा हूँ उसके साथ कि इट्स लोकल ऑब्जेक्ट, अभी ये ऑब्जेक्ट लोकल ऑब्जेक्ट है। अब इस लोकल ऑब्जेक्ट को रिमोट ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आप ये क्लास यूज करेंगे, यूनिकास्ट रिमोट ऑब्जेक्ट। ये थोड़ी देर पहले पढ़ाया आपको मैंने, ये देखें
ये था यूनिकास्ट रिमोट ऑब्जेक्ट। ये मैंने आपको बताया था कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप रिमोटली कॉल करवाना चाहें तो आप इसके थ्रू कराओगे, यूनिकास्ट रिमोट ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो मैंने इसको यहाँ यूज किया, थर्ड स्टेप के अंदर लिखा है यूनिकास्ट, इसको कैप्स में लिखना है, यू को, आर को और ओ को, ठीक है। तो लिखेंगे यूनिकास्ट रिमोट ऑब्जेक्ट डॉट एक्सपोर्ट ऑब्जेक्ट। एक्सपोर्ट करना चाह रहा हूँ, क्या एक्सपोर्ट करना चाह रहा हूँ, ये जो लोकल ऑब्जेक्ट है ना, इसको एक्सपोर्ट करके रिमोट ऑब्जेक्ट बनाना चाह रहा हूँ। तो ये जो एम आर लिखा है, ये एम आर इसके अंदर पास किया है मैंने, ठीक है। तो ये बेसिकली एक क्लास है जावा की, रिमोट ऑब्जेक्ट, दिस इज क्लास। इसके अंदर ये एक मेथड है, स्टैटिक मेथड है इसका, रिमोट ऑब्जेक्ट। और ये सॉरी एक्सपोर्ट ऑब्जेक्ट, ये एक्सपोर्ट ऑब्जेक्ट क्या करता है कि लोकल ऑब्जेक्ट में से इसको कन्वर्ट कर देगा रिमोट ऑब्जेक्ट के अंदर, ताकि ये रिमोटली कॉल हो सके, ठीक है। सो नाउ दिस ऑब्जेक्ट इज योर रिमोट ऑब्जेक्ट। जब आपने ये लाइन लिखी तो ये बन गया रिमोट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बन गया। अब इसको आप क्या करोगे, रजिस्ट्री में रजिस्टर कराओगे। तो रजिस्ट्री के लिए आप यूज करते हो नेमिंग क्लास। ये भी एक क्लास है जो कि RMI के पैकेज में है। आप लिखोगे नेमिंग, क्लास का नाम, ये नाम है क्लास का नेमिंग, ठीक है। ये रजिस्ट्री के लिए यूज होता है, रजिस्ट्री के लिए नेमिंग डॉट रीबाइंड। इसका एक मेथड बाइंड भी है, अगर मैं री हटा दूं, RI हटा दूं, तो इसका ये मेथड है बाइंड के नाम से। बाइंड क्या करेगा, आपसे दो चीजें पूछेगा, एक किस नाम से सेव करना है और किस चीज को सेव करना है, दो चीजें आपसे पूछेगा। तो मैं इस नाम से इसको सेव करना चाह रहा हूँ, ये पूरा नाम यहां से लेके यहां तक क्या लिखा है, RMI कॉलन डबल स्लैशेस 172.16.88.32। ये RMI का पोर्ट है 1099 स्लैश, ये उसका नाम है माई ऑब्जेक्ट। अगर मेरे लैपटॉप पर ये होना है, रन होना है, क्लाइंट भी मेरे लैपटॉप पर है और सर्वर भी मेरे लैपटॉप पर है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये हटा दूं पूरा, ठीक है, और इसको मैं डिलीट करता हूँ, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, सिर्फ ऑब्जेक्ट का नाम माई ऑब्जेक्ट। क्योंकि मेरा लैपटॉप पर ही क्लाइंट है और मेरे ही लैपटॉप पे सर्वर है, दोनों एक ही जगह पे रखे हुए हैं, तो मैं सिर्फ नाम रख सकता हूँ उसका। लेकिन अगर मेरे लैपटॉप के ऊपर सर्वर रखा हुआ है या कोई प्रोग्राम रखा हुआ और आप अपने पास एक्सेस करना चाह रहे हो, आप कराची में हो या हैदराबाद में हो, कहीं और हो, तो फिर आपको पूरी यूआरएल के साथ स्टोर करना पड़ेगा, मेमोरी में भी, रजिस्ट्री में भी। तो ये यूआरएल में लिख रहा हूँ कि सपोज करते हैं कि पब्लिक आईपी है कोई 172, पब्लिक आईपी तो नहीं है, तो लोकल आईपी मेरे पास, लेकिन मैं इसको कुछ इस तरह से लिखना चाह रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल। तो अब ये देखें, ये आईपी एड्रेस दे दिया और पोर्ट नंबर इसका दे देंगे 1066, ठीक है। 1066 था, पता नहीं क्या पोर्ट नंबर था, वो पोर्ट नंबर RMI का जो पोर्ट नंबर होता है वो आप दे देंगे यहाँ पर। सो दिस विल बी द नेम which will be used for the for to store your remote object in the registry। ये ऑब्जेक्ट है जिसको हमने अभी रिमोट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया है और इसको इस नाम से सेव कर दिया है, माय ऑब्जेक्ट के नाम से। तो फिलहाल मैं इसको बंद कर, ये डिलीट कर देता हूँ, मैं सिर्फ इसका नाम स्टोर करता हूँ क्योंकि दोनों मेरे ही लैपटॉप पर है। तो मैं इसको माय ऑब्जेक्ट के नाम से सेव कर देता हूँ, ठीक है। तो ये देखें, इस नाम से सेव हुआ और ये रिमोट ऑब्जेक्ट बन गया। जैसे ही आप इस सर्वर के प्रोग्राम को रन करोगे तो ये मैसेज आ जाएगा, RMI सर्वर स्टार्टेड। तो सर्वर का क्या काम हुआ, अगर आप थोड़ा इस कोड को समझें, सर्वर का एक काम ये हुआ कि जो सर्विस प्रोवाइड करना चाह रहा हूँ उसका ऑब्जेक्ट बनाता है ये पहले, फिर उस सर्विस को रिमोट सर्विस में कन्वर्ट करता है। रिमोट सर्विस के बाद तीसरा काम उसका क्या है कि उसको रजिस्ट्री के अंदर रजिस्टर कराता है। रजिस्ट्री के लिए नेमिंग यूज होता है, तो नेमिंग डॉट बाइंड। अगर सेम मेथड को दोबारा बाइंड करना होगा तो फिर रीबाइंड यूज करोगे, बाइंड यूज नहीं करोगे, बाइंड के थ्रू एरर आ जाएगा। रीबाइंड से बार बार रजिस्टर हो सकता है, एक बार रजिस्टर किया, बाद में आप उसका उस ऑब्जेक्ट के अंदर कोई चेंजेस हुई, दोबारा से उसको बाइंड कराना चाहते हो तो रीबाइंड के थ्रू करा सकते हो, अगेन एंड अगेन यू कैन रीबाइंड इट। सो रीबाइंड यूज करते हैं डायरेक्टली, ठीक है। सो ये सर्वर का हो गया। अब आखिरी कोड होगा क्लाइंट का, जो कि क्लाइंट इस सर्विस को एक्सेस करेगा। तो ये देखें, पब्लिक क्लास इको क्लाइंट नाम रखा है, उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन थ्रो कर सकता है। ये वाले एरर्स आ सकते हैं, कौन से एरर्स, अगर कनेक्शन ना बना,
तो रिमोट एक्सेप्शन बना देगा। अगर RMI के अंदर जो URL आपने दिया है उस URL पे अगर वो ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं था तो नॉट बाउंड एक्सेप्शन आ जाएगा। और अगर URL गलत लिखी है आपने तो आपके पास मेल फाउंड URL एक्सेप्शन आ जाएगा। अब रजिस्ट्री के अंदर क्लाइंट सर्च कैसे करेगा, इस डायग्राम के थ्रू आपको मैंने दिखाया था कि क्लाइंट क्या करता है, रजिस्ट्री में सर्च करता है। देखें, क्लाइंट जैसे ही आता है वो रजिस्ट्री में सर्च करता है, ये एरो दिखा रही है, रजिस्ट्री में जाके सर्च करता है, उसको जो ऑब्जेक्ट चाहिए होता है उसका नाम सर्च करता है। तो अब देखें ये रजिस्ट्री में सर्च कैसे करेगा। देखें, इसने लिखा नेमिंग डॉट, उसने क्या यूज किया था, सर्वर ने रीबाइंड यूज किया था ताकि रजिस्ट्री में रजिस्टर हो सके। ये यूज करता है लुकअप, ठीक है। लुकअप से क्या करता है वो, आपके पास किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्च करने के लिए लुकअप यूज करता है। तो मैंने किस नाम से सेव किया था, ये देखें, मैंने इसको सेव किया था माय ऑब्जेक्ट के नाम से। तो ये इसी नाम से सर्च कर रहा है, देखें माय ऑब्जेक्ट। तो रजिस्ट्री में सर्च करेगा तो रजिस्ट्री से ये इसको मिल जाएगा, कौन सा ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, ये वाला ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, MR, ये जो रिमोट ऑब्जेक्ट था, दिस वन, जिसको आपने कन्वर्ट किया था लोकल से रिमोट के अंदर, ये ऑब्जेक्ट आपने रजिस्टर करके रखा था MR को। तो ये वाला ऑब्जेक्ट इसको मिल जाएगा और ये उसकी कास्टिंग करेगा माय रिमोट के अंदर ताकि इसके मेथड्स को मैं कॉल कर सकूं। ठीक है, माय रिमोट इंटरफेस है जो हमने शुरू में पहले स्टेप पे बनाया था, फर्स्ट स्टेप के अंदर। उसके बाद इसका मेथड कौन सा कॉल हो रहा है रिमोटली, देखें ये वाला मेथड कॉल हो रहा है इको मैसेज का। ठीक है, नाउ दिस मेथड कैन बी कॉल्ड फ्रॉम माय कंप्यूटर टू योर कंप्यूटर। कैसे कॉल होगा, लिखेगा ऑब्जेक्ट ये OB डॉट इको मैसेज। ठीक है, ये इको मैसेज इज अ रिमोट मेथड। नाउ RMI मेथड है, ये रिमोट मेथड बन गया था, उसको कॉल कर रहा हूँ रिमोटली किसी और मशीन से। और ये देखें लिखा हेलो RMI टेस्ट, ये मैसेज भेजा मैंने। ये मैसेज जैसे इसको मैंने भेजा तो ये सर्वर के पास जाएगा, सर्वर के पास इस प्रोग्राम के पास जाएगा, ये आपके पास मैसेज प्रिंट करेगा सर्वर, रिसीव्ड मैसेज फ्रॉम क्लाइंट, ये प्रिंट होगा। और उस पे ये मैसेज कौन सा प्रिंट होगा उसके सामने, ये वाला हेलो RMI टेस्ट, ये प्रिंट होगा। ठीक है, फिर वही मैसेज हेलो RMI टेस्ट वापस होगा, रिटर्न होके आएगा और सर्वर के पास रिप्लाई होगा, तो ये आके इसमें सेव हो जाएगा स्ट्रिंग के अंदर, रिप्लाई में यानी कि रिटर्न के अंदर। और ये फिर आप प्रिंट करके देखना चाहो तो फिर कर सकते हो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट सर्वर रिप्लाइड, जो भी सर्वर ने रिप्लाई किया होगा वो यहाँ प्रिंट हो जाएगा। सो RMI के थ्रू हमने क्या किया, अच्छा ये नेमिंग के बारे में बताया कि नेमिंग एक रजिस्ट्री है, इसके मेथड्स हैं। और अब आप क्या कर रहे हैं कि आपने मेथड, जो रिमोट मेथड्स थे, एक रिमोट मेथड का एग्जांपल आपने क्रिएट किया है और उस रिमोट मेथड को आपने रिमोटली कॉल करके देखा है फ्रॉम यूजिंग RMI टेक्नोलॉजी एंड with the help of registry. So any questions, इसका आर्किटेक्चर थोड़ा सा समझ आया होगा। अभी प्रोग्राम इतना मे भी समझ नहीं आया हो क्योंकि ये जब तक करके नहीं देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। अगर ये समझ में आ गया है तो फिर मैं आपको करके दिखाता हूँ, इसको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ, फिर आपको थोड़ा डिटेल में क्लियर हो जाएगा कि कैसे काम कर रहा है हमारे पास। तो लेट्स रन इट, चेक करते हैं, इसको रन करके चेक करते हैं, फिर समझ में आ जाएगा। तो इसको रन करते हैं। तो नोटपैड की एक फाइल क्रिएट करता हूँ और उसके अंदर हम RMI का प्रोग्राम बनाते हैं और उसको रन करके दिखाता हूँ मैं आपको। तो सबसे पहला स्टेप क्या था, आपने क्या किया था, इंटरफेस बनाया था, ये कोड कॉपी किया यहाँ से देखें, ठीक है, और इसको जाके यहाँ पे पेस्ट किया मैंने, यहाँ पे जाके मैं इसको पेस्ट करता हूँ। सो दिस इज द इंटरफेस, import java.rmi, और ये इंटरफेस का नाम है माय रिमोट, और इसको एक्सटेंड किया रिमोट के साथ, और ये वो मेथड है जो रिमोट मेथड बनाना चाह रहा हूँ मैं। ठीक है, इसको मैं सेव करता हूँ और बिन के अंदर मेरे पास एक फोल्डर बनाता हूँ RMI के नाम से, और इसके अंदर से फिर हम इसको चलाते हैं। सो लेट्स चेक इट आउट कि ये कैसे रन होगा। तो मैंने लिखा RMI और इसका नाम था माय रिमोट डॉट जावा। ठीक है, ये मैंने इसको सेव कर दिया। एक और प्रोग्राम है हमारे पास, तो एक और नोटपैड फाइल खोल रहा हूँ, ये दूसरा नोटपैड फाइल। ठीक है, और स्लाइड्स पे वापस जा रहा हूँ।
ये दूसरा स्टेप था, इस कोड को भी कॉपी कर रहा हूँ और इसको आके मैं यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और इसका क्या नाम है क्लास का, माई रिमोट एम्पल। इसको कॉपी करता हूँ नाम को मैं, और इसको मैं सेव करता हूँ उसी सेम फोल्डर में, RMI के फोल्डर में, और इसको इस नाम से सेव करूंगा जो मैंने कॉपी किया था, जावा माई रिमोट एम्पल डॉट जावा। ये दोनों सेव हो गए, ठीक है। एक और प्रोग्राम सर्वर का है, एक और नोटपैड की फाइल, ठीक है। और स्लाइड्स पे वापस जा रहा हूँ, ये सर्वर का कोड कॉपी किया यहां से, इसको कंट्रोल C करके रखा और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर दिया। ये सर्वर का हमारे पास कोड आ गया है, और सर्वर का नाम क्या है, इको सर्वर, ठीक है। इसको करेंगे सेव, और ये आपके पास इको सर्वर डॉट जावा, ये सर्वर का प्रोग्राम सेव होगा। एक और नोटपैड फाइल, फोर्थ, ठीक है, लास्ट वन। ये क्लाइंट का कोड हम यहाँ से कॉपी कर रहे हैं, ये क्लाइंट का कोड कॉपी किया और इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, और ये क्लाइंट का कोड आ गया। क्लाइंट का नाम क्या है, क्लाइंट का नाम है इको क्लाइंट, ठीक है। इसको सेव करते हैं, और इको क्लाइंट डॉट जावा। सो दैट्स इट। ये 4 प्रोग्राम्स थे, चारों प्रोग्राम्स को अलग अलग फाइल में रखा और सेव कर दिया है मैंने। अब हम सबसे पहले इनको कंपाइल करेंगे, तो मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे जाता हूँ, ठीक है। ये कमांड प्रॉम्प्ट है मेरी, एंड गोइंग टू द डी ड्राइव, मेरा जावा डी पे रखा हुआ है, सो जावा डॉट बिन, और इसमें RMI का फोल्डर है, ठीक है। सो RMI के फोल्डर के अंदर आ गया, और मैंने लिखा जावा सी स्टार डॉट जावा। स्टार का मतलब है कि सबको कंपाइल कर दो। सो 4 प्रोग्राम्स थे, चारों को कंपाइल करने की कोशिश की है मैंने, लेकिन मेरे पास एरर आया है, कहता है कि ये कोई एरर है इधर। तो लेट मी चेक क्या मसला है। तो सर्वर का प्रोग्राम खोलता हूँ मैं, और इसके अंदर यहाँ पे एरर है, दिस वन, ये डबल इन्वर्टेड कॉमास एक्सेप्टेबल नहीं होती इसमें, तो ये सेव किया इसको दोबारा से, और इसको दोबारा कंपाइल करते हैं। सो देयर यू गो, देखें ये जावा सी स्टार डॉट जावा का मतलब सब पूरे प्रोग्राम को कंपाइल कर दो। तो इसने कंप्लीट प्रोग्राम्स, चारों प्रोग्राम्स को कंपाइल किया है। देखना चाहो तो DIR करके देख भी सकते हो। ये देखो चारों प्रोग्राम्स के नेम्स आ रहे हैं और चारों कंपाइल होके भी नजर आ रहे हैं। सो ये रन हो गए। उसके बाद आपने क्या करना है कि आप रजिस्ट्री को चलाएं। रजिस्ट्री चलाने से पहले एक आखिरी स्टेप आपको मैं बता दूं कि एक आपको जावा का RMIC का एक कंपाइलर है, RMI का एक कंपाइलर है जिसका नाम है RMIC। उसके थ्रू आप अपनी जो इम्प्लीमेंटेशन क्लास है उसके थ्रू उसको कंपाइल करोगे एक बार, यानी कि दिस क्लास, कौन से वाली इम्प्लीमेंटेशन क्लास जो थी, ये दिस क्लास, ठीक है। RMIC, इसको माई रिमोट एम्पल के नाम से जो क्लास बनाई है, जिसमें आपने बॉडी प्रोवाइड की है सर्विसेज की, इसकी, ठीक है, जिसमें आपने बॉडी प्रोवाइड की है। द सेकेंड स्टेप की बात कर रहा हूँ, सेकेंड स्टेप, इसकी जो ये क्लास है माई रिमोट एम्पल, इसको आप कंपाइल करेंगे, लिखेंगे RMIC, यानी कि RMI कंपाइलर, और उसके बाद क्लास का नाम देंगे माई रिमोट एम्पल, ठीक है, और एंटर करेंगे। सो क्लास माई रिमोट एम्पल डॉट क्लास सेट क्लास path equals to dot, उसके बाद आप इसको कंपाइल करें, लेकिन कहता है माई रिमोट एम्पल नहीं है इसमें मौजूद, क्यों, ये है माई रिमोट एम्पल इसमें मौजूद है, तो RMIC माई रिमोट एम्पल, ये मैंने इसको कंपाइल किया, देखें ये कंपाइल हुआ, RMIC माई रिमोट एम्पल लिखा मैंने इसके आगे, तो ये कंपाइल हो गया। और इसमें एक नई फाइल बनी होगी, ये वाली फाइल चेक करें, जिसका नाम इसने रखा है माई रिमोट एम्पल अंडर स्टब डॉट जावा, ये नाम याद रखिएगा, स्टब। इसका मतलब ये होता है कि जो मार्शलिंग और अनमार्शलिंग मैंने आपको बताया ना, कि बाइट से स्ट्रिंग में और स्ट्रिंग से बाइट में डेटा कन्वर्ट होता है,
दैट इज परफॉर्म बाय दिस क्लास एक्चुअली, ठीक है। ये वाला जो काम होता है और जो कनेक्शन बनाने का जो काम होता है, जो कि हम टीसीपी या यूडीपी में मैन्युअली बनाते थे खुद, इसमें हमें देखो कुछ भी कोड नहीं करना पड़ा उसका, वो ऑटोमेटिकली कोड इसके अंदर बन के आ जाता है, ठीक है। वो कौन बना के देता है हमें? वो आरएमआईसी का कंपाइलर बना के देता है। आरएमआईसी का कंपाइलर आपको दो काम करके देता है, मैं दोबारा बताता हूँ। आरएमआईसी का जो कंपाइलर है, ठीक है, दिस कंपाइलर आरएमआईसी, ये आपको क्लास को कंपाइल करके देता है, और कंपाइल करके आपको क्या बना के देता है? स्टब फाइल बना के देता है। और स्टब का क्या काम होता है? स्टब आपके लिए दो काम करता है। एक, कनेक्शन बनाता है जिस कंप्यूटर के को आपका मेथड कॉल करना है उसके साथ, और दूसरा ये आपके लिए मार्शलिंग, ठीक है, एंड अनमार्शलिंग करता है। मार्शलिंग और अनमार्शलिंग का मतलब डेटा को कन्वर्ट करेगा बाइट्स में, और बाइट से डेटा में वापस कन्वर्जन कर रहा होता है, और कनेक्शन क्रिएट कर रहा होता है आपके बिहाफ के ऊपर। मतलब सॉकेट प्रोग्रामिंग आपको करनी नहीं पड़ती, ये खुद ही कर देता है। और ये कौन करवा रहा है? ये आपको आरएमआईसी बना के दे रहा है स्टब, और स्टब ये आपके लिए काम करता है, ठीक है। तो इसको आप क्या करें, आप इसको रन करें रजिस्ट्री को, तो आप लिखेंगे RMI रजिस्ट्री, एंटर करें, तो ये रजिस्ट्री ऑन हो जाएगी। ये कर्सर ब्लिंक कर रहा है, मतलब RMI रजिस्ट्री रन हो रहा है। मैंने लिखा है RMI रजिस्ट्री, ठीक है। तो ये रजिस्ट्री रन हो रही है एंड रजिस्ट्री इज वर्किंग। उसके बाद आप सर्वर को ऑन करेंगे, तो आप एक और डॉस प्रॉम्प्ट खोल लें, ठीक है। ये अनदर डॉस प्रॉम्प्ट, डी ड्राइव पे जाता हूँ, सेम जावा के फोल्डर में, बिन के फोल्डर में, और इसके अंदर मेरा एक फोल्डर है RMI का फोल्डर था। इसमें से मुझे सर्वर को ऑन करना है, तो मैं पहले क्लास पाथ सेट करूँ अपने पास। आपको ये करने नहीं पड़ेगा, लेकिन मुझे करना पड़ता है। सो इसके लिए आप लिखोगे जावा RMI सर्वर, इसका नाम था इको सर्वर, सॉरी, ये लिखा मैंने और एंटर किया। ये देखें RMI का सर्वर स्टार्ट हो गया, इसने लिखा है RMI सर्वर स्टार्टेड। ये कोड में अगर आपको मैं चेक कराऊं, तो ये अभी हम कहां पर होंगे? इस जगह पर है, देखें। ये इसने ये ऑब्जेक्ट बनाया, लोकल ऑब्जेक्ट, उसको रिमोट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया, उसके बाद इसने उसको रजिस्ट्री में रजिस्टर कराया, और उसके बाद ये मैसेज प्रिंट हुआ है आपकी स्क्रीन के ऊपर, RMI सर्वर स्टार्टेड, ठीक है। यहां तक ये पहुंच गया है। अब इस विंडो को भी आप ओपन रहने दें, ठीक है, ये भी ओपन रहे। अब आप थर्ड विंडो ओपन करें क्लाइंट की, ताकि आप क्लाइंट चला के देखें। तो मैं एक और विंडो ओपन करता हूँ, डी ड्राइव में जाता हूँ, जावा का फोल्डर है मेरा, और उसमें बिन का फोल्डर है, और इसके अंदर RMI का फोल्डर है, और इधर भी मुझे सेट क्लास पाथ करना पड़ेगा, सेम। उसके बाद मैं अब क्लाइंट को रन करना चाह रहा हूँ, तो तीनों को एक साइड पे रखते हैं। ये RMI की रजिस्ट्री को मैं थोड़ा सा छोटा करके ऊपर करता हूँ, और ये क्लाइंट, ये सर्वर है, इसको थोड़ा ऊपर रखते हैं, और सबसे नीचे आखिर में हम इसमें क्लाइंट को यहाँ रखते हैं एंड में, ठीक है, ताकि आपको मैसेज देखें कि कैसे सेंड और रिसीव हो रहा है। सो नाउ लेट्स चेक इट आउट। इसको रन करते हैं, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इको क्लाइंट, जावा स्पेस इको क्लाइंट। नाउ चेक इट आउट। ये देखें, इसने इसको मैसेज किया, ये मैसेज इसको रिसीव हुआ। वो मैसेज ये था, हेलो RMI टेस्ट, ठीक है। RMI का मेथड कॉल हुआ, मेथड के अंदर ये मैसेज आया, वही मेथड इसने कॉल किया, वापस रिप्लाई में भेज दिया, और इसके पास ये मैसेज आ गया। ये देखें, हेलो RMI टेस्ट, किसने रिप्लाई किया है? सर्वर रिप्लाइड, ठीक है। और ये मैसेज कहां से आया था? इसने लिखा है मैसेज रिसीव फ्रॉम क्लाइंट, और जो मैसेज आया था वो ये था। देखा आपने कैसे हमने रिमोट मेथड को कॉल किया है? रिमोट मेथड वो मेथड था जो किसी और मशीन पे रखा हुआ था, और उसको हमने कॉल किया। तो अभी तो क्योंकि वो एक ही मशीन पे था, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का नाम लिखा, लेकिन अगर किसी और मशीन पे होता तो IP एड्रेस देता फिर मैं इसको। फिर मैं कुछ इस तरह से लिखता, IP एड्रेस RMI डबल स्लैशेस, एंड देन मैं IP एड्रेस लिखता इस तरह से कुछ, ठीक है। और फिर वो उसके पोर्ट नंबर पे जाता 1099, एंड देन ये कॉल हो जाता कुछ इस तरह से, ठीक है। सो आई होप ये आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया है। RMI का प्रोग्राम्स चला के भी दिखाया मैंने आपको,
और 3 चीजें इसमें आपको मैंने बताई कि पहले आप रजिस्ट्री चलाओगे, उसके बाद सर्वर स्टार्ट करोगे, उसके बाद क्लाइंट स्टार्ट करोगे। लेकिन रजिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले आपने क्या करना होगा कि आपने स्टब को बनाना होगा। स्टब बनाने के लिए आप RMIC यूज करोगे और उसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास को कंपाइल करोगे। तो RMIC के थ्रू वो कंपाइल होगा और स्टब जनरेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। स्टब के मैंने आपको 2 काम बताए कि स्टब जो है वो आपके लिए एक काम करता है कि कनेक्शन क्रिएट करता है और दूसरा वो मार्शलिंग और अनमार्शलिंग करता है आपके लिए। उसके बाद आपने रिमोट सर्वर चलाया ताकि वो रजिस्ट्री में रजिस्टर कर सके ऑब्जेक्ट को, और फिर आपने क्लाइंट चलाया ताकि वो मेथड को उसके कॉल कर सके। सो दैट्स इट। ये RMI टेक्नोलॉजी का एक छोटा सा एग्जांपल था। नेक्स्ट क्लास में एक और एग्जांपल RMI का कराऊंगा आपको मैं। मीनवाइल आप इसी प्रोग्राम को सिर्फ चला के देखें, ये आपका टास्क है, रन करके देखें, हाउ टू रन इट सीखें इसको कि कैसे रन होगा। ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, या तो वहां देख लें या तो फिर आपको अगर स्लाइड्स आपके पास हैं तो वहां से देखें, और इसको चला के देखना है। आपका ये आज का टास्क ये है कि आपको करके देखना है हाउ टू रन RMI प्रोग्राम, हाउ टू सेव एंड हाउ टू रन इट। नेक्स्ट क्लास में हम एक कैलकुलेटर का कोड लिखेंगे, एड मल्टीप्लाई डिवाइड सब्ट्रैक्ट, 4 सर्विसेज बनाएंगे और उन सर्विसेज को RMI की रजिस्ट्री के अंदर रजिस्टर कराएंगे और क्लाइंट उन सर्विसेज को कॉल कर सकेगा। ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर आप लोग बना सकते हैं तो बना लें, नहीं बना सकेंगे तो फिर मैं आपको सिखा दूंगा, और फिर मैं आप लोगों को असाइनमेंट दूंगा इसकी, RMI की और सॉकेट प्रोग्रामिंग की, कि वो आपको करना होगा जिसके ऊपर मार्क्स होंगे। ठीक है, सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क।